एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे स्टेप्स इन मेकिंग टाइम प्लान, जिसमें हमारा वीडियो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। अब हम इसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक अपना कंटिन्यू करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा कंट्रोलिंग टाइम प्लान्स। ठीक है, ये हमारे टाइम मैनेजमेंट का ही है, जिसमें हमने देखा था टूल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, टाइम क्या है, टाइम की डेफिनेशंस, टाइम को कैसे मेजर्स कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा टूल्स फॉर टाइम मैनेजमेंट हमने देखा था। इसके बाद हमने टूल्स इन टाइम मैनेजमेंट भी देखे थे नेक्स्ट वाले। उसके बाद हमने स्टेप्स इन मेकिंग टाइम प्लान देखा था। ठीक है, इसके बाद हमारा आगे कंटिन्यू होगा कंट्रोलिंग टाइम प्लान। तो हम टाइम प्लान को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम टाइम प्लान्स को, टाइम को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। बड़े जॉब्स को छोटे छोटे जॉब्स में तोड़ना, मतलब कि जो हमारा बड़ा काम है उसको हमने क्या करना है, छोटे छोटे काम में तोड़ देना है। ठीक है, रूटीन चेकअप करते रहना, बार बार हम चेकअप करते रहेंगे कि कहाँ हमारा काम जो है हमने बहुत ज़्यादा फैला रखा है, वो ज़्यादा हमारा काम हो जा रहा है, कहाँ हमारे पास कहाँ समय कम बच रहा है बाकी काम के लिए। ठीक है, अन्य लोगों से मेहनत कराना, फैमिली में या फिर आप जो भी जहाँ भी आप टाइम को मैनेज करो, वहाँ पे एक ही व्यक्ति सारा काम ना करे, बल्कि उसके साथ और भी जो लोग हैं वो भी क्या करें, उसकी हेल्प करें। वर्क सिंप्लीफिकेशन टूल्स एंड टेक्निक का इस्तेमाल करना है। ठीक है, कुछ वर्क सिंप्लीफिकेशन की टूल्स एंड टेक्निक होते हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि किस तरीके से आप बड़े काम को छोटे और आसान तरीके से कर सकते हैं, जिसमें आपकी जो एक्स्ट्रा आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसको हम क्या कर सकें, कम कर सकें। ठीक है, तो ये हमारे इसमें कंट्रोलिंग टाइम प्लान में है, बड़े जॉब्स को छोटे छोटे जॉब्स में तोड़ना, रूटीन चेकअप करते रहना, अन्य लोगों को मेहनत कराना, और वर्क सिंप्लीफिकेशन टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करना। ठीक है, फिर हमारा इसी के अंदर है टाइप्स ऑफ टाइम प्लान। टाइम प्लान्स के ना कुछ टाइप्स हैं कि हम कितने तरह के टाइम प्लान्स बनाते हैं। ठीक है, एक सबसे पहला है लिस्ट ऑफ जॉब। लिस्ट ऑफ जॉब में क्या होता है, इसमें कोई टाइम प्लान नहीं होता। हम जो भी हमारे मैनेजर है या जो हमारे हाउस वाइफ है, उनके हाथ में जो भी आता है वो काम निपटा देते हैं, कि जो भी काम मिलेगा कर लेंगे, कोई प्रायोरिटी नहीं है, बस जो उसको काम मिलता जाएगा वो करती जाएगी। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ जॉब में क्या है, कोई भी प्रायोरिटी नहीं है, कोई भी टाइम नहीं है, बस हमें पता है कि ये काम करना है, आपके पास जब जो काम पड़ा मिला आपने वो कर दिया। ठीक है, सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट में क्या है, हम लिस्ट ऑफ टास्क बनाते हैं। लिस्ट ऑफ टास्क तो बनाते हैं कि हमें कौन कौन सा काम करना है, किसके बाद कौन सा काम करना है, ये तो बना देंगे, पहले ये वाला काम करेंगे, दूसरा ये काम करेंगे, तीसरा ये काम करेंगे, लेकिन हम कोई भी टाइम अलॉटमेंट नहीं देते हैं, मतलब टाइम नहीं अलॉट करते हैं एक्टिविटी को, कि ये काम हमें इतने टाइम में करना है, इसके बाद ये वाला टाइम के इसके लिए हमें 9 बजे से 10 बजे तक के वाला काम करना है। तो हम टाइम तो अलॉट नहीं करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, लिस्ट बना देते हैं टाइम की। ठीक है, सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट्स में। फिर नेक्स्ट है टाइम शेड्यूलिंग। टाइम शेड्यूलिंग में हमारा क्या है, फिर है टाइम शेड्यूलिंग। टाइम शेड्यूलिंग में क्या है हमारा, ये एक्चुअल और ट्रू प्लान है। ठीक है, इसमें एक तो प्रायोरिटी ऑफ वर्क भी होती है। प्रायोरिटीज हम ये देखते हैं कौन सा काम हमें पहले करना है, किस समय करना है, मेन काम हमें कब करना है, ये देखते हैं, और सही टाइम भी अलॉट करते हैं कि जो हमारा नाश्ते का काम है वो हमें सुबह ही करना है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रायोरिटी ऑफ वर्क है, राइट टाइम अलॉटमेंट है। यहाँ पे आपको काम की प्रायोरिटी भी होगी, ये भी फाइनल होगा कि किस समय आपको कौन सा काम करना है, कितने टाइम में और किस समय किस वक्त आपको ये वाला काम करना है। ये बिल्कुल आपका ट्रू प्लान और फिक्स प्लान होता है टाइम शेड्यूल। ठीक है, इवोल्यूशन है, प्लान काम कर रहा है या नहीं, क्या ये सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट है, या तो आप फिर इसमें क्या है, इवोल्यूशन भी है, हम ये देखेंगे जो हमने अपना टाइम शेड्यूल बनाया है वो हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, अगर कोई दिक्कत आ रही तो हम उसमें कुछ सजेशन और इम्प्रूवमेंट भी हम उसमें डाल देंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ टाइम प्लान हमारे 3 हो गए। लिस्ट ऑफ जॉब हो गई, लिस्ट ऑफ जॉब में क्या है हमारा, को जो काम मिलेगा वो कर लेंगे। सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट में क्या है, हम सीरीज तो बना देते हैं काम की, एक हम लिस्ट तो बना देते हैं, सीरीज भी बना देते हैं, हम ये भी देख लेते हैं किसके बाद क्या काम करना है, लेकिन टाइम अलॉट नहीं करते हैं यहाँ पे। टाइम शेड्यूलिंग में क्या है, ये हमारा ट्रू और एक्चुअल टाइम प्लान है। इसमें हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी ऑफ वर्क भी करते हैं, टाइम राइट टाइम भी अलॉटमेंट हम करते हैं। ठीक है, इवोल्यूशन में है हमारा, हम इवेलुएट करेंगे कि काम कर रहा है या नहीं, और सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, और इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन भी देंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या था, ये टॉपिक पूरा हमारा टाइम मैनेजमेंट का था, जो हमने कल लास्ट क्लास में पढ़ा था, जिसमें हमने टाइम मैनेजमेंट के बारे में देखा था। उसके बाद टूल्स देखे थे, टूल्स के बाद हमने इसका स्टेप्स देखा था। स्टेप्स आ सकते हैं, स्टेप बिल्कुल सेम वैसा ही है जो हमने बजट के स्टेप्स देखे थे, तो सेम बजट के स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स हैं, एक ही जैसे स्टेप्स हैं दोनों में। ठीक है, फिर हमने कंट्रोलिंग टाइम प्लान, टाइप्स ऑफ टाइम प्लान, ये हमने देखा है। ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी मूवमेंट नहीं है, मैनेजमेंट है ये। ठीक है, इसको ठीक कर लेना, ये एनर्जी मैनेजमेंट है।
एनर्जी मैनेजमेंट, ठीक है। इससे पहले वाला हमारा टाइम मैनेजमेंट था, ये एनर्जी मैनेजमेंट है, ठीक है। तो ये मूवमेंट गलत लिख दिया है मैंने, ये मैनेजमेंट है, ठीक है। एनर्जी मैनेजमेंट में हमारा क्या होता है, जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में जो भी ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर के हमें क्या देते हैं, एनर्जी देता है। आपको पता है ये हमारी बॉडी में क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है और फिर क्या देता है, वो हमें एनर्जी देता है। कहाँ जाकर के, एटीपी में एटीपी में कन्वर्ट होता है ना, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। ये सबको पता है। जब भी हम बॉडी में ग्लूकोज खाते हैं, ग्लूकोज खा के कहाँ जाता है, हमने जो कार्बोहाइड्रेट खाया है वो ग्लूकोज में टूटेगा, ग्लूकोज हमारे कहाँ जाएगा, हमारी वेन्स में जाएगा, ये वो ग्लूकोज हमारी बॉडी की सभी सेल्स में जाएगा और सभी सेल्स में जाकर के वहाँ वो किस में टूटेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के एटीपी में टूटेगा, ठीक है। एटीपी के रूप में एनर्जी हमें बॉडी में फिर वो देगा, ठीक है, जिसको हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। ये हमारे क्या है, मेंटेन बीएमआर प्रोसेस है। अब इनका काम क्या है, एक तो हमारे बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट को क्या करना है, मेंटेन करना है एनर्जी मैनेजमेंट में, ठीक है। सिंपल है, एनर्जी का बॉडी में क्या क्या फंक्शन है। एक तो हमारी बॉडी का जितना भी बेसल मेटाबॉलिक रेट है, मतलब हमारी बॉडी कितना काम कर रही है, हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स जो काम कर रहे हैं वो उनको मेंटेन रखना, हमारी ग्रोथ को प्रमोट करना, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना। हमारी बॉडी का जो ठंड में आपने देखा होगा हमारी बॉडी काफ़ी हद तक गर्म रहती है, क्यों, क्योंकि वो हमारे बॉडी को क्या करते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को यही मेंटेन करता है, ठीक है। परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी, अब बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में एनर्जी जो है हमें हेल्प करती है। अब इसमें क्या है, एफर्ट्स यूज्ड इन होम मेकिंग एक्टिविटी। तो अब इसमें हमारे कुछ एफर्ट्स होते हैं, कुछ एनर्जी होती है, कुछ एफर्ट्स होते हैं जो हमारे होम मेकिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ की जाती है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, मेंटल एफर्ट्स है। मेंटल एफर्ट्स आपको पता ही है कि घर में अगर हम काम कर रहे हैं, कोई भी घर के कामों में कितने तरह की एक्टिविटीज़ होती है, उसमें से सबसे पहले क्या है, मेंटल एफर्ट्स वाली एक्टिविटी, ठीक है। मेंटल एफर्ट्स इन डेली एक्टिविटी, कि आपके दिमाग रोज़ की एक्टिविटीज़ में कितना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे आपका कुकिंग हो गई, क्लीनिंग हो गई और वॉशिंग हो गई, तो यहाँ क्या है, आपके मेंटल एफर्ट्स आते हैं। मेंटल एफर्ट्स का मतलब क्या है, आपको जो दिमाग आपका सोच रहा है, जैसे कि बजट हो गया, मनी को बैलेंस करना, बजट बनाना, रोज के खर्चों को मेंटेन रखना। इसके अलावा कुकिंग में ये देखना कि आज आपको क्या बनाना है, कुकिंग में आपकी रेसिपी याद रखना, उस रेसिपी से आपको आगे पूरा फूड को कुक करना। तो ये सब किस में आएगा, ये आपके मेंटल एफर्ट्स में आएगा। इसके बाद विजुअल एफर्ट्स हैं। विजुअल एफर्ट्स में क्या होता है, एफर्ट्स इन एडजस्टमेंट इन द मस्कुलर मूवमेंट ऑफ आई एंड एडजस्टमेंट, ठीक है। आपके आंखों के जो आईज हैं, जो आपके आंखों की मसल्स हैं उनको, और जो आपको को एडजस्ट करने में जो जितनी भी आपकी क्या है एनर्जी जो यूज होती है, वही क्या है, हमारा विजुअल एफर्ट्स। जैसे स्टिचिंग हो गया, एम्ब्रॉयडरी हो गया, इन सब में हमें क्या करना होता है, अपनी आंखों की मसल्स को और अपने बॉडी के और पार्ट्स के साथ कोऑर्डिनेशन करना होता है। जैसे कि आईज है आपकी, अगर मैं एम्ब्रॉयडरी कर रही हूँ तो एम्ब्रॉयडरी में मेरी आईज बहुत एनर्जी लेगी और आईज और हैंड का मेरा कोऑर्डिनेशन होगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया, आपका विजुअल एफर्ट्स हो गए, ठीक है, जो देखने वाले काम होते हैं। जैसे स्टिचिंग हो गई, एम्ब्रॉयडरी हो गई, इसमें देखने वाला काम ज़्यादा होता है। इसके बाद है मैनुअल एफर्ट्स। मैनुअल एफर्ट्स में क्या है, हमारा फिजिकल वर्क हो गया। मैनुअल एफर्ट्स में हमारा क्या है, फिजिकल वर्क जो हम करते हैं, मैनुअल मतलब बॉडी से, मैनुअल वर्क जो हम कर रहे हैं, ठीक है। फिजिकल वर्क हो गया, जैसे कुकिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, मॉबिंग हो गया, घर में पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, क्लीनिंग करना, सफाई करना, खाना पकाना, कपड़े धोना, ये सारे हमारे किस में आएंगे, मैनुअल एफर्ट्स में आएंगे, जिसमें आपकी पूरी बॉडी फंक्शन कर रही है, ठीक है। जैसे अगर आप झाड़ू मार रहे हो घर में, ठीक है, आपने मॉप क्लीन किया है, आपने अपना घर में पोछा लगाया है, तो उसमें क्या होगा, आपकी पूरी बॉडी फंक्शन करेगी मैनुअल एफर्ट्स में, ठीक है। टॉर्सल एफर्ट्स में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, टॉर्सल एफर्ट्स वाला। टॉर्सल एफर्ट्स में हमारे क्या होता है, इसमें आपका है जो आपके नेक से लेकर के बैक तक का एरिया होता है, मतलब गर्दन से लेकर के जो आपके बैक तक का एरिया जब मूव करता है किसी काम में, ठीक है, तो वो क्या है, टॉर्सल एफर्ट्स हैं, ठीक है। मूवमेंट बिटवीन नेक टू बैक, आया हुआ है एग्जाम में, एक तरफ उन्होंने दिया था टॉर्सल एफर्ट्स, दूसरी तरफ उन्होंने दिया था नेक टू बैक, ठीक है। तो ये जो हमारे नेक से लेके बैक तक, यानी कि हम जो नेक से लेकर के बैक तक यानी कि मुड़ करके बैंड होके जो काम फंक्शंस करते हैं, जो एफर्ट्स लगाते हैं काम करने के लिए, उसको हम टॉर्सल एफर्ट्स। जैसे बेंडिंग हो गया, रेजिंग हो गया, टर्निंग हो गया, मतलब झुकना, बैठना, मुड़ना, तो ये सब क्या है, हमारा टॉर्सल इफेक्ट है, जहाँ पे हमारा कौन सा बॉडी पार्ट फंक्शन कर रहा है, नेक से लेके बैक तक, मतलब कमर से लेकर के गर्दन तक का बॉडी पार्ट जो हमारा काम कर रहा है, ठीक है। फिर है पैडल एफर्ट्स। पैडल एफर्ट्स आपके फुट मूवमेंट है, फुट मूवमेंट, जैसे हम साइकिल चलाते हैं, पैडल चलाते हैं, तो वो जिसमें हमारे फुट मूवमेंट काम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ क्या उन काम में क्या हो गया,
गए, पैडल एफर्ट्स हो गए, ठीक है। तो ये हमारे कई तरह के 5 तरह के एफर्ट्स हैं। मेंटल एफर्ट्स, एक्टिविटीज में मेंटल एफर्ट्स लगते हैं, विजुअल एफर्ट्स लगते हैं, मैनुअल एफर्ट्स लगते हैं, टॉर्सल एफर्ट्स लगते हैं, पैडल एफर्ट्स लगते हैं, ठीक है। इन सब में क्या है, आपकी एनर्जी लगती है इन 4 एफर्ट्स के थ्रू। फिर नेक्स्ट है आपका बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट में क्या है, डील विद बॉडी मूवमेंट, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बॉडी फोर्सेज एंड मोशन, ठीक है। बॉडी मूवमेंट का मतलब है आपकी जो बॉडी है उसमें बॉडी का जो भी आप मूव कर रहे हो, बॉडी से जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी फंक्शन आपकी बॉडी परफॉर्म कर रही है, तो उसमें आपका साइंटिफिक स्टडी बॉडी फोर्सेस का और मोशन का क्या करना है, आपने साइंटिफिक स्टडी करना है। जैसे कि अगर आप बैठ करके खाना पका रहे हो तो आपको ज़्यादा थकान होगी एज कम्पेयर टू खड़े होके रोटी पकाने से। आपने देखा होगा पहले बैठने वाली किचन चलते थे, लेकिन आप खड़ी वाली किचन चलने लग गई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बॉडी मूवमेंट है, आपके पूरी बॉडी का एक साइंटिफिक स्टडी की जाती है जो भी बॉडी के थ्रू आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये एस्टर क्रू ब्रेटन ने दिया था, ये एस्टर क्रू ब्रेटन ने, इन्होंने क्या बोलता, टास्क को अचीव करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका बॉडी मूवमेंट का स्टडी करना। जैसे कि आप देखोगे ऑफिस में बहुत कंफर्टेबल चेयर्स होती हैं, एक सही हाइट पे एक सही हाइट पे होती है। किचन अगर आपकी सही हाइट पे नहीं बनी हुई है, उसकी स्लैब्स अगर आपकी सही हाइट पे नहीं बनी हुई है, तो उससे क्या होगा, जो होम मेकर है उसकी बॉडी को, वो बॉडी से इतना अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, जिसके चलते उसकी बॉडी में एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने के चलते क्या होगी, उसको फटीग होगी और बॉडी में डिसऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बॉडी मूवमेंट है। बॉडी मूवमेंट में कुछ भी नहीं है, डील विद बॉडी मूवमेंट, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बॉडी फोर्सेज एंड मोशन, ठीक है। डील विद बॉडी मूवमेंट, जो भी हमारे बॉडी मूवमेंट से एक तो ये डील करता है, जो भी हम मूव कर रहे हैं। मान लीजिए अगर कोई किचन में स्लैब है जो बहुत ऊंची बना दी गई है और फीमेल जो है वो कम हाइट की है, तो उसे बार बार अपने हाथ को ऊपर तक ले जाना पड़ेगा, जिसके चलते क्या हो सकता है, उसको शोल्डर फटीग हो सकती है, उसको हैंड में उसकी जो आपकी वेन्स होती है उनमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये क्या है, ये आपका साइंटिफिक स्टडी जब हम करते हैं उसको बोलते हैं हमारा बॉडी मूवमेंट, ठीक है। हमारी बॉडी के हर मोशंस की हम क्या करते हैं, जो भी हमारा बॉडी मोशन दिखा रहा है किसी भी काम के लिए, मुड़ रहा है, झुक रहा है, ऊपर उठ रही है हमारी बॉडी का वो बॉडी पार्ट्स, तो उसके किसी भी काम करने के लिए, तो उसके स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं, बॉडी मूवमेंट या बॉडी बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये है हमारे एनर्जी मैनेजमेंट में इतना ही है, बस 4-5 तरह की एफर्ट्स हैं जिनके चलते हमारी एनर्जी को हम यूज़ करते हैं, ठीक है, मैनेज करते हैं। इन्हीं एफर्ट्स में हमें क्या करना होता है, अपनी एनर्जी को मैनेज करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फटीग। फटीग में क्या है, ये हमारा किसने दिया था, बार्ले ने बोला था, टायर्डनेस फ्रॉम एनी एक्टिविटीज। आप टायर्ड हो जाओगे किसी भी एक्टिविटीज के थ्रू, मतलब मैंने कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म की है, कोई भी एक्टिविटी मैं कर रही हूँ, दिन भर मैं कहीं घूम के आई हूँ, या मैंने कोई एक्टिविटी की है जिसके चलते मुझे शाम को क्या हो जाएगी, थकान हो जाएगी, ठीक है। तो वही है टायर्डनेस, ठीक है, थक जाना, टायर्ड हो जाना किसी भी एक्टिविटी के बाद जो आप टायर्ड होते हो। तो वो किसने बोला था, बार्ले ने बोला था, टायर्डनेस फ्रॉम एनी एक्टिविटी परफॉर्म डिक्रीज इफिशियंसी। इससे क्या होगा, आपकी इफिशियंसी जो है वो घटेगी, या नहीं कि घट जाएगी आपकी एफिशिएंसी। तो फटीग क्या है, फटीग कुछ नहीं है, कोई भी काम करने के बाद जो आपको थकान होती है, जो फटीग होती है, वो टायर्ड हो जाता है, आप उसी को फटीग बोलते हैं। और इससे क्या होता है, आपकी जो एफिशिएंसी है वो घट जाती है। अब फटीग हमारी 2 तरह की होती है, एक है हमारा फिजियोलॉजिकल फटीग और एक है हमारा साइकोलॉजिकल फटीग। तो फटीग हमारी कितनी तरह की है, 2 तरह की है, एक है फिजियोलॉजिकल फटीग, एक है साइकोलॉजिकल फटीग, ठीक है। फिजियोलॉजिकल फटीग कुछ भी नहीं है, कोई भी मैंने एक्टिविटी की है, कोई भी मैंने काम किया है, मान लीजिए मैंने घर के काम किए, झाड़ू पोछा बर्तन, उसके बाद क्या होगी, मुझे जो थकान होगी उसको क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजिकल फटीग, ठीक है। वो जब भी मैं फिजिकल वर्क परफॉर्म कर रही हूँ उसके चलते जो फटीग होगी, थकान होगी, उसको मैं क्या बोलूँगी, फिजियोलॉजिकल फटीग बोलूँगी, ठीक है। साइकोलॉजिकल फटीग हमारी फिजियोलॉजिकल फटीग नहीं होती, जिसमें हमारे ब्रेन से जो फटीग होती है, हमारा मन नहीं करता काम करने का, हाँ, वो हमारी फटीग आएगी साइकोलॉजिकल फटीग में, ठीक है। पहले परफॉर्म एक्टिविटी का आउटकम फटीग होती है, मतलब अगर आपने कोई भी एक्टिविटी पहले परफॉर्म की है तो उसका आउटकम, उससे क्या होगा, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद आपको क्या आएगी, फटीग आएगी, ठीक है। तो इसमें आपकी क्या होगी, डिक्रीज काम करने की क्षमता, आपसे क्या होगी, जो आपकी वर्क एफिशिएंसी है, यानी कि जो काम करने की क्षमता है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। इसमें आपका क्या है, इसमें है आपका
पहले परफॉर्म एक्टिविटी का आउटकम जो है हमारा फटीग देगी, जिसमें हमारा क्या होगा, डिक्रीज काम करने की क्षमता। टाइप ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म, अब ये किस पे डिपेंड करेगा ना, ये इस पे डिपेंड करेगा कि आपने कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की है। ठीक है, अगर आपने पहले कुछ हल्की फुल्की एक्टिविटीज परफॉर्म की है तो आपको इतनी फिजियोलॉजिकल फटीग नहीं होगी, लेकिन आपने बहुत मेहनत वाला कोई काम किया है तो इससे क्या हो, जैसे क्लीनिंग हो गई या आपने घर की बहुत अच्छे से साफ सफाई की है तो उससे आपको ज़्यादा थकान होगी। ठीक है, पोस्चर एक्टिविटी परफॉर्म्ड, आपने जो एक्टिविटी की है, अगर आपको कंफर्टेबली पोस्चर मिल गया है, आपने सही से बैठ के आपके लिए आसपास का सारा जो भी जहाँ भी आप काम कर रहे हो बिल्कुल कंफर्टेबली आप काम कर रहे हो, तो आपको फटीग कम होगी। पोस्चर आपका मतलब कि जो आपका बैठने का तरीका, आपका काम करने का तरीका, आपका बॉडी का पोस्चर है, अगर वो आपका सही था तो आपको फटीग कम होगी। इसके विपरीत अगर आपको ऐसी जगह काम करना पड़ा है जहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा गया है और कुछ ऐसे पोस्चर्स में आपको काम करना पड़ा है जिसके चलते आपको फटीग ज़्यादा होगी। ठीक है, ड्यूरेशन एक्टिविटी परफॉर्म, और कितने घंटे आपने काम किया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर आपने काम किया है, ड्यूरेशन अगर हल्का फुल्का 10-15 मिनट के लिए काम किया तो आपको फटीग नहीं होगी उस काम की, लेकिन अगर आप पूरे दिन ही वो काम कर रहे हो तो आपको क्या होगा, उससे फटीग ज़्यादा होगी। ठीक है, डिक्रीज, अगर हमें फिजियोलॉजिकल फटीग को घटाना है, ठीक है, अगर हमारी जो फिजियोलॉजिकल फटीग है उसको अगर हमें घटाना है तो हमें क्या क्या काम करने चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहला है आपका रेस्ट पीरियड। ठीक है, रेस्ट पीरियड होने चाहिए, इसीलिए आपने देखा होगा ऑफिस वगैरह में क्या होता है, लंच पीरियड हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, लंच पीरियड वगैरह हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, इससे क्या होता है, आपकी जो फटीग है, आप थोड़ा रेस्ट कर लोगे तो आपकी जो थकान है वो अपने आप ही कम हो जाएगी। तो छोटे छोटे रेस्ट पीरियड हमें इंट्रोड्यूस करने चाहिए। इसके अलावा पोस्चर सही करना चाहिए, पोस्चर करेक्ट करना चाहिए, यहाँ पे आया नहीं है, पोस्चर हमारा क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। मतलब कि आप अगर कुर्सी में बैठ के काम कर रहे हो तो आपकी कुर्सी बहुत हद तक कंफर्टेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है फटीग के लिए। आपको अगर आपका पोस्चर बेहतर है तो क्या होगी, आपको फटीग नहीं होगी। ठीक है, ज़्यादा आपको फटीग नहीं होगी, लेकिन अगर आपको पोस्चर सही नहीं है तो ऑब्वियसली आपको क्या होगी, फटीग होगी। ठीक है, तो ये है आपका फिजियोलॉजिकल फटीग में। एक तो रेस्ट पीरियड करना है, ऊपर से आपको पोस्चर सुधारना है। ठीक है, पोस्चर करेक्ट करके काम में बदलाव करके एनर्जी को सही तरीके से इस्तेमाल करके भी हम क्या कर सकते हैं, फिजियोलॉजिकल फटीग को घटा सकते हैं। ठीक है, ये आपका नीचे की लाइन लिख लीजिएगा, इसमें है पोस्चर करेक्ट करके काम में बदलाव करके एनर्जी को सही तरीके से इस्तेमाल करके भी हम क्या कर सकते हैं, फिजियोलॉजिकल फटीग को घटा सकते हैं। ठीक है, अपना पोस्चर ठीक कर ले, अपनी एनर्जी जो है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हमें क्या होगा, हमें फटीग नहीं होगी, हमें थकान नहीं होगी। ठीक है, इसका नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल फटीग। साइकोलॉजिकल फटीग में हमारा क्या है, साइकोलॉजिकल फटीग हमारी दो तरह की होती है, फ्रस्ट्रेशन फटीग और बोर्डम फटीग। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन फटीग हमें कब होती है, फ्रस्ट्रेशन फटीग हमें तब होती है जब हम बार बार फेल होते हैं किसी चीज़ को करने में। ठीक है, जैसे मैं बार बार एग्जाम दे रही हूँ, मैं बहुत मेहनत करके एग्जाम दे रही हूँ, लेकिन मैं उसमें क्लियर नहीं हो पा रही, तो फाइनली मुझे क्या होने लगेगी, एक फ्रस्ट्रेशन फटीग होने लगेगी। मैं चिढ़ जाऊंगी कि भाई जब काम ही नहीं, जो हाँ मैं इतनी मेहनत करके कर रही हूँ, तो मुझे एक थकान सी हो जाएगी, फ्रस्ट्रेशन फटीग हो जाएगी कि मेरा दोबारा उसको करने का मन ही नहीं करेगा। ठीक है, भले ही पहले मुझे उसमें कितना भी इंटरेस्ट आ रहा हो। तो एक तो फ्रस्ट्रेशन फटीग होती है, दूसरी है हमारी बोर्डम फटीग। बोर्डम फटीग में हमारे क्या है, जब हम कोई काम को बार बार करते हैं, ठीक है, यानी कि बोर हो जाते हो आप ना, जैसे मुझे अगर कोई काम पसंद नहीं है और मुझे वो बार बार करना पड़े, ठीक है, सिर्फ इसलिए कि मुझे सैलरी मिलेगी, तो क्या होगी, उसमें बोर्डम फटीग होगी। ठीक है, नापसंद काम करने पर मोनोटोनस या रिपीटेटिव वर्क, एक ही जैसा काम हम करे चले जा रहे हैं क्योंकि हमें सैलरी चाहिए, अपना घर चलाना है, तो इससे क्या होगा, आपको बोर्डम फटीग हो जाएगी। ठीक है, बोरिंग वर्क को करने से हमें बोर्डम फटीग होती है कि आपने कुछ नहीं किया, आपका काम क्या है, बस रोज जाकर के आपको कपड़ों में आपको वहाँ पर मार्किंग करके मिल गई है, आपको बस वो कटिंग करने का काम है पूरे दिन बैठ के, तो ऑब्वियसली इंसान बोर हो जाएगा। ठीक है, फीलिंग अनसेटिस्फाइड, मतलब आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होगा अपनी लाइफ से और वर्क लाइफ से। ठीक है, आप अनसेटिस्फाइड फील करोगे। इसके बाद है डिक्रीज साइकोलॉजिकल फटीग। इससे अगर हमें साइकोलॉजिकल फटीग को घटाना है तो तो किन मेथड से हम घटा सकते हैं साइकोलॉजिकल फटीग को। डिक्रीज साइकोलॉजिकल फटीग, यहाँ जैसे हमने यहाँ देखा था कि अगर हमें फिजियोलॉजिकल फटीग घटानी है तो हमें क्या क्या मेथड यूज़ करने थे, यहाँ अगर हमें साइकोलॉजिकल फटीग घटानी है तो हमें क्या क्या मेथड करने चाहिए। एक तो प्रॉपर वर्क प्लेस होना चाहिए, वर्क प्लेस अच्छा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, उसमें सभी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। अगर काम का जहाँ हम काम कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे अगर किचन में सारी फैसिलिटीज़ है, टीवी लगा है, रेडियो लगा है, वो महिलाएं खाना पकाते पकाते सॉन्ग सुन सकती हैं, तो उनसे क्या होगा, एक तरीके से उनका मन लग करेगा काम करने में। ठीक है, लगेगा काम करने में। उसके अलावा
मोटिवेशन उनको मिलता रहे, उनके खाने की तारीफ हो। डेवलप वॉकिंग स्किल्स, अच्छी वॉकिंग स्किल्स को डेवलप करें, उनको काम अच्छे से सिखाया जाए। चेंज इन रूटीन वर्क, रोज का जो काम है उसमें क्या मिले, थोड़ा बदलाव हो। रोज के काम में भी क्या आना चाहिए, थोड़ा सा बदलाव आना चाहिए, ठीक है। रोज एक जैसा काम करके भी इंसान बोर हो जाता है। फिर एप्रिसिएशन मिले उन्हें काम करने के लिए, रेस्ट पीरियड इंट्रोड्यूस हो, छोटे छोटे रेस्ट पीरियड उन्हें मिले, प्रॉपर वर्क इक्विपमेंट्स मिले, ठीक है। एक तो रेस्ट पीरियड उनको मिले, दूसरा क्या मिले, उन्हें प्रॉपर वर्क इक्विपमेंट्स मिले, ठीक है। काम करने के लिए सभी इक्विपमेंट्स उन्हें मिलने चाहिए जो उनको काम करने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, ये फ्रस्ट्रेशन और बोर्डम फटीग हैं। तो साइकोलॉजिकल फटीग को कम करने के कुछ टिप्स हैं कि आप क्या करो, प्रॉपर वर्क प्लेस दो, मोटिवेशन दो, डेवलप वर्किंग स्किल्स को डेवलप करो। इसके अलावा चेंज इन रूटीन वर्क में बदलाव लाओ, एप्रिसिएशन रेस्ट पीरियड्स इंट्रोड्यूस करो, प्रॉपर वर्क इक्विपमेंट प्रोवाइड करो अपने एम्प्लॉयज़ को। तो इससे क्या होगा, थोड़ी साइकोलॉजिकल फटीग जो होगी वो उनकी घट जाएगी। तो ये आपका फ्रस्ट्रेशन फटीग और बोर्डम फटीग था। फ्रस्ट्रेशन फटीग वही है जब आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, किसी काम को बार बार कर रहे हो लेकिन आपको कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपको अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा और इसको बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन फटीग। बोर्डम फटीग है वो जिसमें क्या है, आप बोर हो जाते हो एक जैसा काम बार बार करके, ठीक है। तो दो तरह की टाइप्स ऑफ फटीग है, फिजियोलॉजिकल फटीग और साइकोलॉजिकल फटीग। आसान सा है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है टफ वाला टॉपिक, ठीक है। चलिए कल अब हम पढ़ेंगे वर्क सिंप्लीफिकेशन के टाइप्स, ठीक है। कल का टॉपिक हमारा है वर्क सिंप्लीफिकेशन का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा आज का लेक्चर। एफआरएम लगभग हमारा खत्म होने वाला है, अब ज़्यादा हमारे इसमें एफआरएम में है नहीं कुछ, ठीक है। तो एफआरएम एक दो दिन में हमारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम इंटीरियर डिजाइनिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।